नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 20वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है सहपाठी प्रतिपुष्टि, यानी कि जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे सहपाठी है, जो हमारी साथ कक्षा में पढ़ते हैं, उनका फीडबैक कैसा होना चाहिए, मतलब कि उनका फीडबैक कैसा हो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन किया जाए। इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बच्चे के खुद से भी बच्चा मूल्यांकन करेगा, जिसे स्व मूल्यांकन कहा गया है। बच्चे का जो सहपाठी है वो भी उसके बारे में फीडबैक देगा, यानी वो भी मूल्यांकन का पार्ट होगा। यानी कि जो सहपाठी का फीडबैक है वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, पहला दिया गया है पाठ्य पुस्तक लेखने न प्रयुक्तयाः, यानी कि कहा जा रहा है ना प्रयुक्तया, यानी कभी भी प्रयोग ना किया जाए, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन में सहपाठी प्रतिपुष्टि बच्चे के साथ पढ़ने वाले व्यक्ति के भी प्रतिपुष्टि की बात करता है, और ये विकल्प निगेटिव कह रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अध्ययन अध्यापन प्रक्रियासु ना प्रयुक्तया, यानी कि कहा जा रहा है कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में जो फीडबैक है किसका, सहपाठी का, उसका प्रयोग ना किया जाए। तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि एज ए टीचर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को कक्षा में चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, यानी कि बच्चे का मूल्यांकन हमें करना है, और उस मूल्यांकन का उसके सहपाठी मूल्यांकन भी कहीं ना कहीं उसका भाग है। तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करना चाहिए, और ये विकल्प कह रहा है कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, पाठ्य पुस्तक लेखने यथा अवसरम प्रयुक्तया, यानी कि कहा जा रहा है कि कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। यथा अवसर यानी कि जब जरूरत हो तब प्रयोग करना चाहिए, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि सहपाठी प्रतिपुष्टि बच्चे का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी नहीं, हमेशा प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयुक्तया वया, यानी कि नियमित रूप से जो उसका सहपाठी है उसका फीडबैक लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्माभिः भाषा कक्षासु चतस्त्र योग्यता, यानी कि कहा जा रहा है कि हमारी कक्षा में, भाषा की कक्षा में चार भाषा, देखिए चार भाषा को यूज करने की योग्यता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग एनसीएफ 2005 को फॉलो करते हैं, जिसके अनुसार जो बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे अपने मातृभाषा से प्रारंभ करके विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं को सीखेंगे। अब बच्चे की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, कोई पंजाब से आया होगा तो उसकी मातृभाषा अलग है, कोई उड़ीसा का होगा तो उसकी मातृभाषा अलग है, कोई यूपी का होगा तो उसकी मातृभाषा अलग है, कोई साउथ का होगा तो उसकी मातृभाषा अलग है। यानी कि कक्षा में अलग अलग मातृभाषा हो सकते हैं, और इसी प्रकार से मिलाकर के कुल 4 भाषाओं को प्रयोग किया जा रहा है कक्षा में। तो इसको किस नजरिए से देखना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंटीग्रेट फॉर्म में। इंटीग्रेट मतलब कि सबको एक तरीके से एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है इंटीग्रेशन में, यानी एकीकृत रूप में, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है। अब एज ए टीचर हमारे भी लिमिटेशंस हैं कि हम कितने बच्चों के मातृभाषा के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि एज ए ह्यूमन बींग ये जरूरी नहीं है कि हमें 10 भाषाएं आते हों, 10 राज्यों की भाषाएं को हम जानें, लेकिन कम से कम उसके कुछ शब्दों को, जो उसकी भाषा है उसके कुछ शब्दावलियों का हम लोग प्रयोग जरूर कर सकते हैं, जिससे बच्चा उस इन्वायरमेंट में सहज महसूस करे, उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील करे। यानी कि सबकी भाषा, जो चारों भाषा की बात की जा रही है, उनकी भाषा के कुछ शब्दावलियों को हम लोग अपने लैंग्वेज में इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चे एक तरीके से सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर सहज महसूस करें उस पर्टिकुलर कक्षा में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कस्मिन् वयसि बालकाः बहुविधानि मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि किस उम्र के बच्चे, किस आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं वो कई मात्राओं को संयोजित करके छोटे छोटे एक तरीके से सिलेबल मिला करके वर्ड्स को बोलना सीख जाते हैं। जैसे पहली बार जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो मात्रा को, जैसे कि माँ, पा, बा, इस प्रकार से बोलता है। तो ये किस आयु ग्रुप में बच्चा शुरू कर देता है इस प्रकार के शब्दों को बोलना, इस प्रकार के मात्राओं को मिला करके, देखिए विभिन्न प्रकार के मात्राओं, वर्णों को मिला करके बोलना कब शुरू कर देता है, तो वो जब बच्चा 6 से 8 माह का होता है उस समय ये शुरू कर देता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, षड मतलब कि 6 और अष्ट मतलब कि 8, वर्षाणाम मध्य, यहाँ पर वर्ष का मतलब आप उसको
ईयर से मत समझिएगा, यहां पर वर्ष का मतलब यहां पर मास से संबंधित है, महीने से संबंधित है, ठीक है। तो ये कब शुरू कर देगा? 6 से 8 महीने में। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वर्षाणाम मिसप्रिंट है, यहां पर मास के सेंस में, यहां पर महीने के सेंस में यूज किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, 6 से 8 महीने में बच्चा इस प्रकार के सिलेबल को मिला करके, इस प्रकार के मात्रा को मिला करके, संयोजित करके छोटे छोटे शब्द जैसे मामा, पापा, माँ बाप, इस प्रकार की चीजों को बोलना शुरू कर देता है 6 से 8 महीने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदा कश्चिद अध्यापकः शिक्षणे दोषान अपहर्तुम आवश्यकानि संशोधनानि करोति इदम कथ्यते। यानी कि यदि कोई शिक्षक छात्रों के शिक्षण में उत्पन्न हुए दोष को एक तरीके से हरना चाहता है, अपहर्तुम मतलब कि उसको खत्म करना चाहता है, उसको हरना चाहता है, तो आवश्यक संशोधन करना चाहता है उसके संदर्भ में, यानी बच्चों के आ रही समस्याओं को जान करके उसको संशोधित करना चाहता है, उनकी कमियों को दूर करना चाहता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के टेस्ट को हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। निदानात्मक परीक्षा यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, बच्चे को एक कॉन्सेप्ट या फिर एक चैप्टर पढ़ाया गया, तो उसके बाद से उस कॉन्सेप्ट या फिर उस चैप्टर में आ रही समस्याओं को जानने के लिए हम बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण करते हैं, और उसके बाद जब हमें समस्या पता चल जाती है, उसके बाद बच्चे को रेमेडियल टीचिंग कराते हैं, यानी कि जो कुछ भी उसको कॉन्सेप्ट में दिक्कत था वो कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ाते हैं। तो हमसे केवल इतना ही पूछा गया था कि उनके दोषों को जानने के लिए और उनके दोषों को संशोधित करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसे हम लोग निदानात्मक टेस्ट कहते हैं या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक भाषायाः ध्वन्यः संरचनाः शब्दवाल्यः पृथक पृथक भवन्ति भाषायाः इयं विशेषता दर्शयति यत्। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक भाषा में अपना ध्वनि यानी कि अपने वर्ण, अपने अल्फ़ाबेट होते हैं, उस प्रत्येक भाषा का अपना स्ट्रक्चर होता है, प्रत्येक भाषा की अपनी शब्दावली होती है, ये सब अलग अलग होता है प्रत्येक भाषा में। तो भाषा की ये विशेषता क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग भाषा की व्यवस्था कहते हैं। भाषा की व्यवस्था, व्यवस्था मतलब कि प्रत्येक लैंग्वेज का अपना एक अलग एक तरीके से व्यवस्थित रूप है, जिसे हम लोग ग्रामर कहते हैं, जो कि अलग अलग होता है प्रत्येक भाषा का। कहने का मतलब कि उसके जो वर्ण होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग क पढ़ते हैं और अंग्रेजी में ABCD पढ़ते हैं, तो ये सभी चीज़ें अलग अलग भाषा को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अलग भाषाओं की व्यवस्था को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग लिखा जाएगा, अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग लिखा जाएगा, प्रत्येक में शब्दावली अलग अलग है। ये सब चीज़ क्या कहलाता है? ये सभी चीज़ें भाषा व्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षिकाय निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्कृष्टा अस्ति। यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधि सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ पर चारों विकल्पों को आप देखेंगे तो त्रुटियों से संशोधन के संदर्भ में हमसे पूछा गया है, यानी बच्चे जो त्रुटि करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उनका कब संशोधन किया जा रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, त्रुटियों के बारे में सबसे अच्छा विकल्प ये होता है कि पहले आप बच्चों के द्वारा की जा रही त्रुटियों का विश्लेषण करें। क्या कक्षा में केवल एक बच्चे के द्वारा त्रुटि की गई है या फिर मेजॉरिटी नंबर ऑफ कैंडिडेट के द्वारा वो अगर सेम गलती दोहराई जा रही है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एज ए टीचर उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पढ़ा पाया है, इसी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आया और अधिकांश बच्चे ये गलती कर रहे हैं। ये कैसे हमें पता चला? ये विश्लेषण करके पता चलेगा, और उसके बाद से अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है तो उन बच्चे को फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और उसके बाद बच्चे के फीडबैक में वो गलती ला करके उसके गलती को सुधारेंगे। ये सही तरीका होता है गलतियों को सुधारने का, ठीक है। चलिए, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, भाषण काले एव तेन छात्रा संशोधित, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चा जब बोल रहा है, जब बोलने के दौरान ही अगर उसने कुछ गलती कर दी तो उसे तुरंत संशोधित कर देना चाहिए, उसी दौरान संशोधित कर देना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि तुरंत हमें नहीं सुधारना है, तुरंत सुधारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा होने की संभावना रहेगी अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया। तो उस कंडीशन में हमारी जिम्मेदारी एज ए टीचर ये होती है कि हम कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ाने की बात नहीं की गई है और ना ही विश्लेषण करने की बात की गई, जांच करने की भी बात नहीं की गई है, बच्चों को फीडबैक देने की बात नहीं की गई। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, संशोधनस्य कार्य संपूर्ण कक्षायाः क्रियाकलाप रूपे कर्तव्यम येन छात्रा पुनः त्रुटि न कुर्यम। यानी कि कहा जा रहा है कि संशोधन कार्य जो करना चाहिए वो संपूर्ण कक्षा के सामने क्रियाकलाप के तौर पर करना चाहिए, ताकि अन्य छात्र जो है वो इस प्रकार की गलती ना दोहराएं। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लेकिन मैं फिर से भी स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। तीसरा देखिए, छात्राणाम त्रुटिनाम संशोधनम कदापि ना करियम। यानी कि कहा जा रहा है कि छात्रों के द्वारा की जा रही त्रुटि को कभी भी संशोधित नहीं करना चाहिए। तो ये तो गलत बात है ना। मान लीजिए आज हम लोग उसकी त्रुटि को नहीं संशोधित कर रहे हैं तो जीवन पर्यंत वो उसी गलती को ढोता रहेगा। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा।
एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अध्यापकस्य कर्तव्यम, यानी अध्यापक का यह कर्तव्य है, अस्ति यत् स त्रुटीनाम विश्लेषणम कुर्यात तासाम प्रकार जानियुतम तदा त्रुटीनाम क्षेत्रम स्पष्ट कृत्वा पुनः अध्यापयेत। यानी कि ये कहा जा रहा है कि हमारे एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी है कि पहले बच्चों के त्रुटियों का विश्लेषण करें, उसके बाद उनके प्रकार को जानने की कोशिश करें कि आखिर बच्चा गलती कर क्यों रहा है, उसके बाद से उनके त्रुटि के क्षेत्र पर हम लोग पुनः उसका अध्यापन करें। देखिए, अध्यापयेत कहा गया है, पुनः उनका शिक्षण करें और उसके बाद से उनके फीडबैक मिलाते हुए उनके त्रुटि को संशोधित करना चाहिए। ये प्रक्रिया हम पूरी कक्षा के सामने कर रहे हैं। यानी कि जो दूसरे विकल्प में कहा गया था कि पूरी कक्षा के सामने एक क्रियाकलाप के तौर पर उनकी गलतियों को सुधारना चाहिए ताकि बच्चे गलती ना करें, अन्य बच्चे गलती ना करें, तो ये चौथे विकल्प में पहले से इंक्लूडेड है। क्योंकि जो गतिविधि हम चौथे में कर रहे हैं, विश्लेषण करना, कक्षा में पुनः बताना, तो ये सब तो सभी बच्चों के साथ कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं दूसरा वाला जो था वो चौथे में इंक्लूडेड है, इसलिए दूसरा निगेटिव हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः, शब्दकोशस्य प्रयोगम प्रोत्साहितुम निम्नलिखितेषु क विधि न समचीना अस्ति। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि एज ए टीचर भाषा शिक्षक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम सफल शब्दकोश यानी डिक्शनरी का प्रयोग करना सिखाएं बच्चों को। शब्दकोश के प्रयोग के प्रोत्साहन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक तरीके से ऐसा है जो कि शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं देगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषाया अंगानाम अन्वेषणम, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा के अंग का अन्वेषण यानी कि खोज करने के संदर्भ में। तो जैसे देखिए, जो भी शब्द होता है वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़ा होता है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं खोजने की बात की जा रही है, जो कि हम लोग डिक्शनरी में देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सी विधि एक तरीके से शब्दकोश का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगी, तो निगेटिव सेंस में पूछा गया है, ये पॉजिटिव था, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, संदर्भानुकूलम शब्दार्थस्य चयनम, यानी कि संदर्भ के अनुकूल शब्द का अर्थ चयन करने के संदर्भ में कहा जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शब्दस्य उच्चारण ज्ञानम, अब हम लोग डिक्शनरी में जो शब्द को ढूंढ रहे हैं उसका किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना है वो उच्चारण भी मेंशन किया गया रहता है उस डिक्शनरी में, इसलिए ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये शब्दकोश के यानी डिक्शनरी के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा। और दूसरा विकल्प जो था, आप लोग जो भी शब्द देखते हैं उसी डिक्शनरी में उसका संदर्भ में किस प्रकार से प्रयोग करना है, कई डिक्शनरी में उसका वाक्यों में प्रयोग करके भी दिखाया गया रहता है, उसी को कहा जा रहा है संदर्भानुकूलम शब्दार्थ चयनम। ठीक है, तो ये सभी पॉजिटिव थे जो कि शब्दकोश प्रयोग को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 4 की, प्रत्येकम नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम, यानी कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक नए शब्द मिलने पर तुरंत भाग करके बच्चा अध्यापक के पास जा रहा है। उपगमनम का मतलब कि जा रहा है बच्चे के साथ, बच्चा जो है वो टीचर के पास जा रहा है। अब बच्चा जब नया शब्द मिलने पर उसे डिक्शनरी में खोजना चाहिए था, तो वो भाग करके टीचर के पास जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये शब्दकोश का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा तो बार बार नया शब्द मिलने पर टीचर के पास जा रहा है ना, वो कहाँ डिक्शनरी में ढूंढ रहा है। तो यही एक ऐसा विकल्प है जो कि शब्दकोश के प्रयोग में प्रोत्साहन नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में था, वो जो डिक्शनरी है उसके प्रयोग करने के सेंस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षणस्य कक्षायां छात्रः आत्मनं प्रथम भाषायाः अधिगमे काठिन्यम अनुभवति यतः, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र अपने स्वयं के प्रथम भाषा यानी मातृभाषा के अधिगम यानी कि सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जब बच्चे अपनी ही मातृभाषा जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनको कठिनाई महसूस होता है, ऐसा क्यों, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, बच्चे जो अपनी मदर टंग सीखे हुए हैं, जो कि भाषा का अर्जन के दौरान उन्होंने सीखा था, वो अनौपचारिक तरीके से सीखा था, उसके लिए कोई भी व्याकरण का नियम बच्चों ने नहीं सीखा था और कोई भी भाषा का स्ट्रक्चर नहीं सीखा था, कोई भी वर्णों का ज्ञान नहीं सीखा था। वो लोगों का अनुकरण करते करते, अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्य, अपने आसपास के लोगों का हूबहू अनुकरण करते करते वो भाषा को बोलना सीखे हुए थे। इसके लिए कोई भी व्याकरण का नियम नहीं सीखा था, यानी कि उन्होंने जो सीखा था वो अनौपचारिक तरीके से सीखा था। अब जब विद्यालय में उसी भाषा को पढ़ाया जाता है, उसकी मदर टंग को ही पढ़ाया जाता है, तो होता क्या है कि अब बच्चे को औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों को पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चे को कठिनाई महसूस होती है और इसीलिए बच्चा कहीं ना कहीं कठिनता अनुभव करता है। यानी कि जो विद्यालय में बच्चे को मदर टंग पढ़ाई जा रही है वो औपचारिक ज्यादा होता है उसकी तुलना में कि जब बच्चा घर पर उसको अर्जित किया था। देखिए, विकल्प नंबर 2 में इसी की बात की गई है, विद्यालय से भाषा
गृहस्य भाषाया तुलनायाम औपचारिकी भवति, यानी कि जो विद्यालय की भाषा है वो घर की भाषा से ज़्यादा औपचारिक होती है, इसी वजह से बच्चा कठिनाई महसूस करता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्राणाम लेखन योग्यतया मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि बालकों के लेखन की योग्यता का मूल्यांकन करने के संदर्भ में सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ध्यान से समझिएगा, लेखन योग्यता यानी लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है। लेखन कौशल का मतलब क्या होता है, बच्चा लिख करके अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, इसे ही बच्चे का लेखन कौशल कहते हैं। यानी बच्चा कितने मौलिक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, उसकी लेखन योग्यता उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, यानी बच्चे का मौलिक विचार, खुद का अनुभव इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकस्य अध्याय आश्रितानाम प्रश्नानाम उत्तर दानेन समाधानम, यानी कि कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक यानी किताब के पीछे, किताब के एक चैप्टर खत्म होने के बाद से उसके अंत में जो प्रश्न दिए गए रहते हैं, प्रश्नोत्तर दिए गए रहते हैं, उनका उत्तर निकालना, उनका समाधान निकालना, ये कहा जा रहा है कि लेखन योग्यता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि यहां पर बच्चा अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस नहीं करेगा। चैप्टर में जो कुछ भी कहानी दी गई थी उसी कहानी पर आधारित उसको उस प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी अपना मौलिक विचार यहां पर बच्चा यूज नहीं करेगा, इसलिए लेखन योग्यता का सर्वोत्तम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, श्रुतलेख बोला जा रहा है। श्रुतलेख यानी डिक्टेशन की बात की जा रही है, यानी कि टीचर यहां पर शब्दों को बोल रहे होते हैं और बच्चे सुन करके उसको लिखते हैं, इसे ही श्रुतलेख कहते हैं। या फिर आप हिंदी बोर्ड स्कूल में जाएंगे तो इसे इमला के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर भी बच्चा अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सुंदर हस्तलेखा से प्रतियोगिता, यानी कि हैंड राइटिंग की बात की जा रही है। तो हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग, ये कहीं से भी लेखन योग्यता नहीं है, क्योंकि लिखने का मतलब ये होता है कि हम अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त कर पाए, ना कि हैंड राइटिंग। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्व अनुभवानाम लेखनम। देखिए, स्व मतलब होता है अपना, और अनुभवानाम, अनुभव मतलब कि हमारा खुद का अनुभव, यानी हमारे मौलिक विचार। अब अपने खुद के अनुभव, अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करेंगे, तो इसी के माध्यम से बच्चे का सर्वाधिक अच्छे तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है, उसके लेखन योग्यता का, उसके लेखन कौशल का। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः व्यवहारिकाः पक्षा भाषा शिक्षणस्य प्रोपनन्तिम प्राप्तवन्तः, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा का व्यवहारिक पक्ष भाषा शिक्षण में क्या प्राप्त करना है। तो देखिए, किसी भी भाषा को हम लोग इसलिए सीखते हैं ताकि उसको हम लोग बोल करके या फिर लिख करके कम्युनिकेट करना सीख पाए, यानी कि उस भाषा का प्रयोग हम लोग बातचीत करने में, इंटरेक्शन करने में कर पाए। किसी भी भाषा को सीखने का उच्चतम उद्देश्य यही होता है कि उस भाषा का प्रयोग करके हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाए, इंटरेक्शन कर पाए, कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, पहले ही विकल्प में इसका उत्तर दिया गया है, वार्तालाप पक्षेण। वार्तालाप यानी करना, यानी कि कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, ये ही भाषा का सबसे उच्चतम उद्देश्य होता है। और इसी को प्राप्त करने के लिए, इसी को व्यवहारिक पक्ष बोला जाता है, जिसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम उद्देश्य होता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।